ऑलराइट चलो। अच्छा जो कल का अपना लेक्चर था ना, उसमें हमने जो सीखा था, आप अभी मैं क्या बता रहा हूँ। सी ऑलराइट, ये देखो, हम लोग 2 दिन से क्या कर रहे हैं, दो चीजें हम लोगों ने सीखा है। एक है ईपीएस क्या होता है, वो सीखा है। दूसरा कल हमने पी रेशो सीखा। ठीक है। आज हम लोग कंपनी का रिजल्ट कैसे पढ़ते हैं वो सीखेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन से हमने जो किया है उसको शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ, है ना। एक तो हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने, एक सेकंड में पूछा। एक हमने सीखा था ईपीएस क्या होता है। ओके। फिर हमने सीखा पीई रेशो कैसे निकालते हैं। ओके। कैन यू टेल मी ईपीएस का फॉर्मूला बताओ। ईपीएस कैसे निकालोगे, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है। ईपीएस वैसे होता क्या है, अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस क्या बताता है कि कंपनी का एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट कंपनी कमाती है, दैट इज ईपीएस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट पर शेयर, कितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, वो ईपीएस से हमें समझ में आता है, राइट। ईपीएस कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। ईपीएस के लिए आपको नेट प्रॉफिट निकालना है ना। और नेट प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है कंपनी के जो टोटल शेयर्स है, टोटल शेयर्स उससे आपको डिवाइड करना है, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से आपको डिवाइड करना है। तो क्या आएगा, ईपीएस आएगा। ये बताओ नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, पूरा प्रोसीजर आपने लिखा है खुद के हाथों से आपके नोटबुक में। बताओ, नेट प्रॉफिट आपको लाना है तो आप स्टार्ट करोगे सेल्स से, है ना। सेल्स में पहले माइनस क्या होगा, बताते जाओ, मैं यहां लिखते जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप सेल्स, या फिर सेल्स को एक और नाम है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, उसका एक और नाम है टॉप लाइन, इसी को हम लोग टॉप लाइन भी बोलते हैं। इसमें से क्या माइनस होगा, कॉग्स। कॉग्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या है, वो चीज को बनाने का डायरेक्ट खर्चा कितना है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जैसे कि चाय के एग्जाम्पल में, अगर 10 रुपए की चाय बिक रही है, तो वो चाय को बनाने का जो खर्चा था वो 3 रुपए था। दूध का, पत्ती का, शक्कर का, जो भी है ना। इसको क्या हो गया यार, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, बताओ। तो सबसे फर्स्ट सेल्स निकालते हैं हम लोग। सेल्स में माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब वो चीज को बनाने का जो डायरेक्ट खर्चा है ना, वो हम लोग माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करने के बाद कोई भी कंपनी का क्या मिलेगा हमें, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। अब ये बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट में हमें और भी दूसरे खर्चे माइनस करने होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। तो जो दूसरे हमारे बचे कुचे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो हम लोग माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है, सारे खर्चे आएंगे बेसिकली जो बिजनेस से रिलेटेड है। रेंट का खर्चा, लाइट बिल, है ना, सैलरी जो मैंने पे किया, ये सब बिजनेस से के खर्चे माइनस करो। माइनस करने के बाद आपको जो चीज मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं एबिटा। क्या बोलते हैं, ई बी आई टी डी ए। एबिटा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। 3 खर्चों के पहले का प्रॉफिट। 3 खर्चे अभी भी माइनस करना बाकी है। कौन से 3 खर्चे, इंटरेस्ट माइनस करना बाकी है, टैक्स माइनस करना बाकी है, और डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करना बाकी है ना। उसके पहले का जो कंपनी का प्रॉफिट है उसको हम लोग बोलते हैं एबिटा। सही है। एबिटा मार्जिन से समझ में आता है कि कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन कितना अच्छा है ना। अगर फॉर एग्जांपल HUL का मैंने आपको कल एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन बताया था, 23-24% के करीब था। जिस कंपनी का 23-24% एबिटा मार्जिन है, वो बहुत सही सॉलिड बिजनेस कर रही है। एक और चीज, एबिटा मार्जिन से आपको और क्या रियलाइज होगा, अगर कोई कंपनी का एबिटा मार्जिन कंसिस्टेंट है, जैसे कि कल HUL का बताया था मैंने कि कितना कंसिस्टेंटली वो 23-24% वो रेंज को मेंटेन कर रही है। इससे क्या साबित होता है, अगर आपने स्क्रीनर पे किसी कंपनी का एबिटा मार्जिन देखा और अक्रॉस मेनी क्वार्टर्स सेम रेंज में एबिटा मार्जिन घूम रहा है, इससे आपको क्या रियलाइज होना चाहिए कि कंपनी बहुत अच्छे से अपने मार्जिन को मेंटेन कर रही है। मतलब अगर इतने क्वार्टर्स में इतने ज्यादा टाइम से कंपनी एबिटा मार्जिन सेम रख रही है, इसका मीनिंग ऐसा समझना है कि कंपनी का रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो भी कंपनी उसको अपने कस्टमर को बोल रही है भाई तू ये पे कर।
मैं मेरा मार्जिन कम नहीं करोगे। तो कंपनी का मार्जिन कांस्टेंट है, मतलब कंपनी का बहुत सही बिजनेस है, कंपनी अपना बर्डन खर्चों का एक्स्ट्रा अगर बढ़ता है तो वो कस्टमर पे डाल रही है, कस्टमर को पे करने लगा रही है, उसका मार्जिन सैक्रिफाइस नहीं कर रही है ना। अच्छे कंपनीज जैसे कि एचयूएल जिनका बहुत अच्छा ब्रांड रिकॉल होता है, उससे ब्रांड का रिकॉग्निशन में समझता है किसी कंपनी का एबिटा मार्जिन कांस्टेंट है, मतलब वो काफी सॉलिड ब्रांड है, वो अपने कस्टमर से वो पैसा वसूल कर लेगी अगर उसका खर्चा भी बढ़ गया तो, है ना। तो इसमें डाबर हो गया, इसमें मैरिको नाम की कंपनी है जो पैराशूट ऑयल बनाती है, उसका भी मार्जिन चेक करना आप लोग, एकदम कंसिस्टेंट है, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो आई कैन जस्ट शो इट टू यू, यहां से हम लोग ये चेक कर सकते हैं। मैरिको, मैरिको इज अ कंपनी जो, अच्छा नेट ही नहीं है, वेरी गुड, वंडरफुल। तो मैरिको का आप लोग चेक करना स्क्रीनर पे, अगर आपके पास अभी फोन है, कैन यू जस्ट कंफर्म मैरिको का मार्जिन कितना है, स्क्रीनर पे जाओ सर्च करो, स्क्रीनर पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा। तो ये 18-20% के करीब इसका मार्जिन ही मेंटेन कर पा रही है मैरिको। अगेन रीजन बहुत सिंपल है कि कंपनी का जो बिजनेस है उसमें जो भी रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ता है वो कस्टमर पे शिफ्ट कर देती है और कस्टमर से वसूल करती है, राइट। अच्छा, तो अभी एबिटा आ गया, एबिटा के बाद नेक्स्ट चीज क्या माइनस करते हैं बताओ फटाफट, एबिटा में से हम लोग और क्या माइनस करते हैं, एबिटा में से हम लोग माइनस करेंगे सबसे पहले डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो हमें मिलता है वो है एबिट, ईबीआईटी, है ना। फिर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो इंटरेस्ट माइनस करने पे आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लोग टैक्स माइनस करेंगे तो आगे आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉटम लाइन। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको क्या बता रहा हूं, पैट नहीं तो नेट प्रॉफिट नहीं तो बॉटम लाइन, ऐसे इसके तीन नाम है। नाउ अब यहां पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी कंपनी का अगर रिजल्ट आया तो रिजल्ट को हम लोग किस तरीके से रीड कर सकते हैं, है ना। आज ये एक चीज बताऊंगा, और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग लेवरेज का, वो भी सिखाऊंगा, दो चीजें हम लोग सीखेंगे। बट आज ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखेंगे, किसी भी कंपनी का रिजल्ट आप कैसे पढ़ के जज कर सकते हो कि कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया है या नहीं दिया, पूरी बातें बताऊंगा आपको, ए टू जेड चीजें बताऊंगा, है ना, इससे रिलेटेड। बट इसके पहले आप लोग मेरे को ये पूरा कंप्लीट करके बताओ ना, ये तो हमने अभी ईपीएस कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, पी रेशियो कैसे निकालते हो, पीई, पी अपॉन ई, पी मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, अपॉन ई मतलब अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। तो पीई रेशियो से हमें क्या समझता है, अब देखो ये पी रेशियो का फॉर्मूला लिख लिया, इंटरप्रेट कैसे करोगे, कभी भी कंफ्यूजन हुआ आपको बस ऐसे लिखना है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये जो मार्केट प्राइस है कंपनी के शेयर का जो प्राइस चल रहा है ना, इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं क्या, पीई इंटू ईपीएस, मतलब कंपनी का कितना ईपीएस है और ईपीएस के कितने टाइम्स कंपनी का अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है। इसका मीनिंग ऐसा है कि पूरे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो उसके प्रॉफिट का कितना गुना है ना। फिर से बताऊं, देख लो अच्छे से, ये देख लो, पीई रेशियो को कैसे लिख रहे हैं, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, इसको डिवाइड कर रहे ईपीएस से, ईपीएस से, ओके। अच्छा, अब ये देख लो यहां पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आप खुद ही बताना, ईपीएस को मैं टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करता हूं और मार्केट प्राइस को भी मैं टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर और नीचे हम लोग सेम चीज से अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए इक्वेशन को, राइट। ये बताओ मार्केट प्राइस कंपनी का जो चल रहा है उसको हम लोग टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, मार्केट कैप, वेरी गुड। कंपनी का जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसको अगर मैं टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करूं तो पूरे कंपनी की कीमत, यानी कि उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट कैप, है ना। अच्छा, ये बताओ ईपीएस यानी कि एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट है, उसको टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल प्रॉफिट आएगा, हाँ या ना, नेट प्रॉफिट। तो बेसिकली पीई निकालने के दो तरीके, या तो आपका रेगुलर फॉर्मूला दिमाग में रखो, मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, मार्केट कैप अपॉन नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको कैसे समझना है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आप खुद ही बताओ, ये जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
यहां लिखा है पी और यहां लिखा है नेट प्रॉफिट, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय पीई। इसका मीनिंग क्या पता है, इसका मीनिंग ये है कि एक साल में कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसका कितना गुना मार्केट उसको आज वैल्यूएशन दे रहा है, तब जाके उसका पूरा कीमत समझ में आएगा। इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है। रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, एकदम सिंपल भाषा में, मान लो किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है एक साल का, और उसका मार्केट कैप चल रहा है 2000 करोड़। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि उसका पी 20 का है, मतलब एक साल में जो कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया उसको मार्केट 20 टाइम्स दे रहा है, और अब वो पूरी कंपनी की कीमत 2000 करोड़ होगी जो एक साल में कमाया। ऐसे 20 साल लगेंगे तब जाके इतना उसका बेसिकली प्रॉफिट बनेगा, तो वो आज ही उसको इतना वैल्यू मिल रहा है, 20 टाइम्स मल्टीपल पे उसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 2000 करोड़। आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या मैं क्या बता रहा हूं? एक चीज और ये बताओ, ये पीई मल्टीपल कौन से कंपनी को लोग कितना देंगे, ये लोगों के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। थोड़ा पी मल्टीपल को मैं और डिटेल में बता रहा हूं क्या होता है, नहीं तो आप थ्योरी थ्योरी पढ़ोगे और आपको प्रैक्टिकली कैसे सोचना है वो समझेगा नहीं। सुनना बहुत अच्छे से, फिर से बता रहा हूं। देखो, सेम कंपनी का वैल्यूएशन अलग अलग मार्केट सिनेरियो में अलग अलग होगा। कैसे, ध्यान से सुनो, यही एग्जांपल कंटिन्यू करो। सी, मान लो कि कोई कंपनी है जिसका जिसका नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है। नेट प्रॉफिट कितना है, 100 करोड़, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट से मेरे को ये कंपनी का मार्केट कैप निकालना है, तो मार्केट कैप कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल। मार्केट कैप मतलब पूरी कंपनी की कीमत। कैसे निकालोगे, जितना कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पीई मल्टीपल से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब देख लो, आपको है ना 2-3 टाइप के मार्केट बता रहा हूं, है ना। एक होता है बुल मार्केट, एक क्या होता है, बुल मार्केट। आपने सुना है कि वर्ड बुल मार्केट, बुल मार्केट, ठीक है। दूसरा होता है बेयर मार्केट, ठीक है। देख लो, फिर से बता रहा हूं, बुल मार्केट किसको बोलते हैं। बुल मार्केट मतलब ये बुल, ये जो जानवर है ये यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है बिकॉज बुल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। बैल सिंह ऊपर मारती है, बैल ऐसे शिकार करती है ना, तो मार्केट ऊपर जब जाता है तो वी यूज दी वर्ड बुल्स, ठीक है। और जो बैर है, जो भालू है, वो झपटा मारता है और वो बेसिकली इस तरीके से रिएक्ट करता है, वो पंजा मार रहा है, और इसलिए वो एनालॉजी यूज किया गया है कि बैर मतलब बेसिकली मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। अगर मार्केट का मूड ऊपर की तरफ ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं बुलिश मार्केट, और अगर मार्केट का मूड नीचे की तरफ ज्यादा है, निगेटिव सेंटीमेंट है, मार्केट रेड में जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं बेयर मार्केट। फिर से रिपीट करो, बुल मार्केट मतलब क्या, मार्केट का मूड अच्छा है, मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, और पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं मतलब शेयर के भाव बढ़ते हैं, है ना। बेयर मार्केट मतलब मंदी का माहौल है और लोग जो है शेयर्स को सेल कर रहे हैं, और बेयर मार्केट में लोगों का मूड अच्छा नहीं होता है शेयर्स को खरीदने के हिसाब से, और शेयर के भाव गिरते हैं। शेयर के भाव गिर रहे हैं कंटिन्यूसली, बेयर मार्केट, शेयर के भाव बढ़ रहे हैं, बुल मार्केट, राइट। अच्छा, इंडिया वैसे काफी साल से बुल मार्केट एंजॉय कर रहा है, फ्रॉम मेनी इयर्स, है ना। क्यों, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री में अगर एक अच्छी गवर्नमेंट अच्छे मैंडेट से आती है तो जनरली वो बुल मार्केट काफी साल तक चलता है, ठीक है। नाउ अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो। सेम कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया, 100 करोड़ का एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, है ना। अब यही कंपनी का वैल्यूएशन एक अच्छे मार्केट में, बुल मार्केट में अलग होगा और बेयर मार्केट में अलग होगा। मैं जो बोल रहा हूं देखो, आपको समझ में कैसे आएगा, देख लो कैसे सर चेंज क्यों हो रहा है। उतना ही प्रॉफिट कमाया तो लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। कैसे, लिसन, अगर बुल मार्केट है, बुल मार्केट में लोगों की सोच क्या होती है पता है, यार ये कंपनी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जो कंपनी स्पीड से ग्रो करते हैं उसको ज्यादा पी मल्टीपल मिलना ही चाहिए। क्या बताया, फिर से बता रहा हूं, जो जो कंपनीज मार्केट में बहुत स्पीड से ग्रो हो रहे हैं, जो बार बार कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रहे हैं, जिसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, ऐसे ग्रोइंग फेज में कंपनी को ज्यादा पी मिलना चाहिए, है ना। अब समझ लो कि इसका प्रॉफिट अभी 100 करोड़ है, और मैं सोच रहा हूं यार ये कंपनी 40-50% से ग्रो हो रही है, मतलब अगले साल 150 करोड़ हो सकता है प्रॉफिट इसका, है ना। उसके अगले साल और बढ़ेगा। तो कोई कंपनी अगर स्पीड से प्रॉफिट को बढ़ाती है, मेरा माइंडसेट ऐसा होगा, इसको ज्यादा पी दो।
पी मल्टीपल क्या है पता है? इट डिपेंड्स ऑन माइंडसेट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो, अभी अगर सपोज आपके सामने कोई चीज है, वो चीज की कीमत आपको कितनी देनी वो आपकी मर्जी है। यहां पे भी ऐसे होता है, बुल मार्केट में लोगों की सोच ऐसी होती है कि यार ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इसको हम ज्यादा महंगे में खरीदेंगे तो भी अपना पैसा बनेगा ना। व्हाट हैपेंस इज, ऐसे सोचने से अगर मान लो इसको पीई मिल रहा है 40 का, 40 टाइम्स, है ना, तो आप इसका मीनिंग क्या बताएं? कंपनी का एक साल का प्रॉफिट कितना है? 100 करोड़। 100 करोड़ एक साल का प्रॉफिट है, उसको मैं 40 टाइम्स अगर पी असाइन करता हूं, इसका मीनिंग क्या हो गया पता है? उसका मार्केट कैप अभी 100 करोड़ इंटू 40 कितना बन गया? ये हो गया 400 करोड़। कितना हो गया? 400 करोड़। ठीक है, अच्छा ना, यहां पे सॉरी गलत हो गया, 4000 करोड़, एक्सट्रीमली सॉरी, ये कितना हो गया? 4000 करोड़ हो गया, राइट? सो 4000 करोड़, इट्स अ ह्यूज नंबर। 4000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, सिर्फ 100 करोड़ के प्रॉफिट पे उसको 40 का पी मिला। अब क्या होता है पता है? इमेजिन करो मंदी का माहौल है, सेम इन्वेस्टर जो इसको 40 का पी दे रहा था, मंदी के माहौल में हो सकता है 15 का ही पी दे रहा है, 15 का ही पी मिल रहा है। 15 का पी सिर्फ इतना कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मंदी चल रही है। अब थोड़ा सोचो, अगर मंदी का माहौल चल रहा है, आपको क्या डर लगेगा? यार ग्रो नहीं करेगी कंपनी। एग्जाम्पल दो आपको, कोविड के टाइम पे बताओ, कोविड के टाइम पे लोगों का माइंडसेट क्या हो गया था? सपोज कोविड जैसा इवेंट आता है और पहली बार लोग देख रहे हैं ऐसा कुछ लॉकडाउन जैसा कुछ चल रहा है ना, लोगों को क्या डर था पता है? कोविड का डर लोगों को ऐसा था कि अब लॉकडाउन हो तो गया, अब वापस इकोनॉमी चालू कब होगी, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी को पता ही नहीं था क्या होगा। और ऐसे माहौल में लोग शेयर्स को क्यों बेचते हैं? बिकॉज वो उसको कम पी दे रहे हैं। कम पी इसलिए दे रहे हैं बिकॉज आई एम डाउटफुल कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। भाई मार्केट ही बंद है तो कंपनी का धंधा चलेगा कैसे? कंपनी का धंधा नहीं चलेगा तो मैं इसको ज्यादा पी क्यों दूं? और ज्यादा पी नहीं मिलेगा तो पी गिर जाएगा। तो पी क्या होगा बता? 40 से अगर सीधा 15 हो गया तो पी डी रेट हो रहा है, री रेट हो रहा है। 40 से 15 हो गया तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज पीई डी रेटिंग। अब देख लो, उतना ही प्रॉफिट पे अब अगर कंपनी को मैं 15 का पी दो तो इसका मार्केट वैल्यू सीधा गिर के 1500 करोड़ हो गया। समझ में आया क्या? ठीक है, अच्छा अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट कुछ ज्यादा ही इसको नीचे लेके आ गया और सिर्फ 15 का पी मिल रहा है, और आप ऐसा सोचते हो कि यार कोविड वगैरह तो टेम्पररी फेज है, जब कोविड वगैरह सब हट जाएगा तो फिर से कंपनी ग्रो करेगी, तो ये सही मौका है शेयर को खरीदने का, क्योंकि इतने सस्ते पी मल्टीपल पे मिल रहा है। यही तो किया राकेश झुनझुनवाला जी ने। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप, पूरी कंपनी की कीमत 20,000 30,000 करोड़ थी कोविड के टाइम पे, है ना। और जब कोविड हट गया तो कोविड के बाद में आ गया, ठीक है, जब कोविड हट गया तो कोविड के बाद में उसी सेम सेम कंपनी को ज्यादा पी मिल रहा है। आप समझ रहे हो? देखो, जिसको ये समझ में आता है, ये पी का खेल, जिसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, उसको समझेगा कि भाई कब खरीदना और कब बेचना है। जब सेम कंपनी जो बहुत अच्छा कर रही है, जिसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, फंडामेंटल्स कंपनी के जैसे के वैसे, प्रमोटर वैसा है, धंधा वैसे ही चल रहा है, डिमांड उतना ही है, बट फिर भी अगर मार्केट उसको नीचे लेके आ रहा है अननेसेसरी। एक चीज बताओ, मार्केट जो है ना इरैशनल होता है। इरैशनल मतलब मार्केट दिमाग नहीं लगाता है। मार्केट अच्छी कंपनी को बिन काम का फालतू में पिटा देगा, वो सही मौका होता है शेयर को खरीदने का। नाउ अभी अगर नेट आ गया है तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अभी तक आया ही नहीं है। हाँ, दिस इज नो नेट। चलो ठीक है, अच्छा ये एग्जाम्पल को कंटिन्यू करो। ये देख लो, यहाँ पे पूरा ध्यान सबका यहाँ होना चाहिए, तो आपको बहुत सही अंडरस्टैंडिंग हो रहेगा, तो आपको समझेगा पी मल्टीपल से कैसे खेला जाता है, राइट। अच्छा, सो आई वाज डिस्कसिंग द अदर डे अबाउट दिस कंपनी क्राउन लिफ्टर्स। मैं आपको ये कंपनी के बारे में बताता है ना, क्राउन लिफ्टर्स का मैंने एग्जाम्पल आपको रेफरेंस के तौर पर दिया था। ओके, सी क्राउन लिफ्टर्स, ये कंपनी का बिजनेस मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी। आई एम जस्ट टेलिंग यू डिस्कस करके कि कैसे सोचा जाता है कोई भी कंपनी के बारे में। तो जब ये कंपनी का शेयर मैंने बाई किया, तब उस टाइम पे इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी, कंपनी का बिजनेस बहुत सही था, मार्जिन भी बहुत अच्छे थे। इस बिजनेस में पता है मार्जिन कितना होता है? एबिटा मार्जिन, जो एक्चुअल का 24% हमने देखा, इस कंपनी का मार्जिन 70% है, 60-70% के करीब है। 50% तो मिनिमम कमाती है कंपनी। इतना मार्जिन क्यों है? क्योंकि क्रेन के बिजनेस में आपको खास कुछ करना नहीं होता, आपको क्रेन खरीद के सीधा उसको किराए पे देना होता है, आपके खर्चे उतने नहीं है।
इस कंपनी का पता ना डेप्रिसिएशन हैवी होगा, क्योंकि क्रेन इतनी बड़ी मशीन का डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है ना। अब एबिटा मार्जिन ज्यादा क्यों दिखेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एबिटा के नीचे से माइनस होता है, तो डेप्रिसिएशन माइनस होने के पहले तक ज्यादा खर्चे होते ही नहीं, तो इसलिए एबिटा मार्जिन बड़ा दिखता है ऐसे कंपनीज में। चलो वो अलग बात हो गई, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग क्राउन लिफ्टर्स का पी मल्टीपल जिस टाइम पे मार्केट ने इसको डिस्कवर ही नहीं किया था, लोगों को ज्यादा पता ही नहीं था इस कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी का कुछ भी कॉन्फ्रेंस कॉल कुछ नहीं होता था, किसी को कुछ पता नहीं कंपनी क्या कर रही है ना। इसका पी मल्टीपल था अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 के बीच में, ठीक है। इस टाइम पे आई बॉट दिस शेयर ये सोच के कि कंपनी बहुत स्पीड से ग्रो होगी, क्योंकि क्रेन का डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, और हुआ भी ऐसा। नाउ अंडरस्टैंड, ये देख लो, अब कंपनी का प्रॉफिट बहुत स्पीड से बढ़ रहा था, ठीक है, और उसका पी मल्टीपल भी बढ़ गया। मार्केट कैप क्यों बढ़ेगा, दो रीजन है, एक तो कंपनी प्रॉफिट अच्छा ग्रो कर रही है, दूसरा उसका पी मल्टीपल भी बढ़ रहा है। इसका पी मल्टीपल 15 से बढ़ के 40 हो गया, 15 से 40। आप खुद ही सोचो 15 से 40 जब पी मल्टीपल बढ़ता है, कैन यू थिंक एंड टेल मी ये पीई री रेटिंग हुआ है या डी रेटिंग हुआ है? री रेटिंग, री रेट हो गया स्टॉक। और जब कोई स्टॉक री रेट होता है, आपका पैसा सिर्फ बनता नहीं है, बहुत स्पीड से बनता है, क्योंकि स्टॉक को चलने के दो रीजन है। कौन से दो रीजन? प्रॉफिट भी बढ़ा, पी मल्टीपल भी बढ़ा, दोनों रीजन की वजह से स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ गया। सो जो स्टॉक 40, 50, 60 रुपए में बिक रहा था, वो सेम स्टॉक 300 रुपए में चल रहा है। इतना तेजी से क्यों बढ़ा? दो कारण है, प्रॉफिट भी बढ़ा और पी मल्टीपल भी बढ़ा। सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिसको मार्केट डिस्कवर नहीं करता, और जब मार्केट को पता ही नहीं कंपनी क्या कर रही है, तो उसका पी मल्टीपल बहुत कम होगा। और जैसे ही लोगों को समझेगा अच्छा ये कंपनी ऐसा कर रही है, लोग ऑटोमेटिकली उसको पी मल्टीपल ज्यादा देंगे, क्योंकि लोगों को अब ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो बिजनेस के बारे में। तो ये चीज होती है, ठीक है। चलो ये हो गया, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आज के लेक्चर का जो मेन एसेंस है वो ये है कि किसी भी कंपनी का रिजल्ट पढ़ते समय कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। नाउ अंडरस्टैंड, देख लो, पहले बेसिक्स क्लियर करता हूं, एकदम बेसिक पॉइंट जो आपको पता रहना जरूरी है। वो क्या है? जो जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं, जितने भी लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज पे, इनको हर साल में 4 बार अपना रिजल्ट बताना पड़ता है। साल में कितने बार? साल में 4 बार, ठीक है। अच्छा, हम लोग है ना फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पूरा हिसाब करते हैं। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात कर रहा हूं, तो ये फाइनेंशियल ईयर चालू कब होगा और खत्म कब होगा? 1 अप्रैल कौन सा ईयर? देखो, फाइनेंशियल 2025 का मतलब क्या पता है? 2025 से चालू हो रहा है, 2025 में एंड हो रहा है ना। तो ये फाइनेंशियल 2025, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये चालू होगा 1 अप्रैल 2024 से और खत्म होगा 31 मार्च 2025 पे, ठीक है। ये आपका जो पूरा एक साल है, दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर। और ये फाइनेंशियल 2025 की बात चल रही है ना। इसमें कितने मंथ्स है? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब सेबी जो है वो बोलती है लिस्टेड कंपनीज को, आपको साल भर में 12 महीने में 4 बार आपका रिजल्ट शेयर होल्डर्स को बताना है। आप खुद ही सोचो, आपने अगर किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए, आपको कैसे समझेगा कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है? तो आपको यहाँ पे कंपनी साल में 4 बार रिजल्ट बताती है। वो रिजल्ट से आपको समझेगा कि मैंने जिस कंपनी में शेयर में जिसके शेयर मैंने परचेस किए, वो कंपनी में सच में इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, निकालना चाहिए। शेयर को होल्ड करके रखो या शेयर को बेच दो, ये डिसीजन आप कब ले सकते हो? अगर कंपनी रिजल्ट अच्छा दे रही हो तो। सीधी बात है। बहुत लोग क्या करते पता है? शेयर को बेचते नहीं है खरीदने के बाद। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग, अगर आप शेयर को खरीद के बेच नहीं रहे हो तो, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं, देखो बहुत सिंपल चीज है। शेयर को खरीदो, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसको बेचने की जरूरत नहीं है। बट अगर कंपनी का परफॉर्मेंस नीचे आ रहा है, इट इज टाइम दैट यू शुड सेल दी शेयर, और दूसरा आपका पैसा कहीं और लगना चाहिए जहां पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो मेन चीज क्या है? आपको कैसे समझेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है बुरा है? उसके लिए आपको रिजल्ट्स रीड करने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए खुद से, बगैर किसी पे डिपेंड रहे। जो एक कर रहा है वो बहुत सही फंडामेंटल इन्वेस्टर बनेगा, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, साल में जो आपके 12 महीने हैं, 12 महीने में आपको 4 बार रिजल्ट देना है। तो कॉमन सेंस यूज करके बताओ,
12 महीने में 4 बार अगर कोई कंपनी अपना रिजल्ट बता रही है, परफॉर्मेंस बता रही है, तो हर कितने महीने में एक बार रिजल्ट बताना पड़ेगा? 3 महीने में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको बेसिकली साल में 4 बार डिवाइड किया, तो साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, पूरे 12 महीने को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, हर हिस्सा 3-3 महीने का होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वार्टर्स, क्वार्टरली रिजल्ट, है ना। नाउ Q1, Q2, Q3 एंड Q4, इस तरीके से साल को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। जो मेरा फर्स्ट क्वार्टर है, बताओ अपना साल चालू कब होता? 1 अप्रैल को चालू होता है ना। तो अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, ये 3 महीनों का आपका फर्स्ट क्वार्टर बन गया, है ना। तो आपका Q1 स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2024, खत्म कब होगा? अप्रैल, मई, जून, 30 जून 2024, यहां पे आपका Q1 खत्म हुआ, राइट। फिर Q2, तो आपका Q2 जो है ये चालू कब होगा? ये स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2024 से। बताओ अब आगे के 3 महीने, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, तो ये खत्म कब होगा? 30 सितंबर 2024। सिमिलरली Q3 स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2024 को, खत्म होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2024 को। एंड लास्ट आपका जो Q4 है ये स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब बेसिकली 1 जनवरी 2025, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना, और यहाँ पे आ गया आपका 31 मार्च 2025। इस हिसाब से आपका जो पूरा साल है, जो स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था ये आपका पूरा साल? ये साल स्टार्ट हुआ था आपका, हाँ, 1 अप्रैल से, तो ये खत्म कहाँ हुआ? ये हुआ खत्म 31 मार्च 2025 पे। तो साल को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? टोटल 4 हिस्सों में, और हर हिस्से को क्या बोल रहे हैं? क्वार्टर्स। अब आपको एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, अभी रिसेंटली मार्च का मंथ खत्म हुआ, है ना। मार्च मतलब क्या? अभी अप्रैल भी खत्म हो गया, अभी मई चल रहा है ना। तो क्या होता है, अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है। रिजल्ट सीजन का मतलब क्या है? वेरी सिंपल, रिजल्ट सीजन मतलब जो कंपनीज यहां पे अभी Q4 का रिजल्ट अनाउंस करेंगे, बेसिकली वो अपना पूरा परफॉर्मेंस शेयर करे Q4 का। Q4 का क्यों? बिकॉज सिंपल रीजन है ना, देख लो अभी मार्च 2025 खत्म हो गया, तो उसका रिजल्ट अभी आएगा, और अभी रिजल्ट के बेसिस पे शेयर होल्डर जज करेंगे कि कंपनी ने अच्छा किया या नहीं किया। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग रिजल्ट को सही तरीके से नहीं पढ़ते। मैं आपको ये समझाऊंगा कौन से टाइप की कंपनी में किस तरीके से रिजल्ट्स को रीड किया जाता है। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन पहले पूछता हूं, कंपनी ग्रो हो रही है, हमें कैसे समझेगा? Q1 में जो कंपनी का प्रॉफिट आया उससे ज्यादा कहां आना चाहिए? Q2 में, और उससे ज्यादा Q3 में, और उससे ज्यादा Q4 में। हाँ या ना? आप खुद ही बोलो, मेरे जो क्वेश्चन है, मैं जिस हिसाब से आपको पूछ रहा हूं, आप आराम से ठंडे दिमाग से आंसर करना, ठीक है। जो कंपनी का Q1 में, फर्स्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया उससे ज्यादा कहां आना चाहिए? सेकेंड क्वार्टर में, उससे ज्यादा थर्ड क्वार्टर में, और उससे ज्यादा फोर्थ क्वार्टर में। ऐसा होना चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी कंपनी का बिजनेस इस तरीके से ग्रो नहीं होता है, और इस तरीके से वो कंपनी को जज भी नहीं करना चाहिए। नाउ आई कैन प्रूव दिस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको अभी धीरे धीरे समझेगा, और अब आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा कि सच में ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत लोग अगर सपोज डायरेक्टली ऐसे कंपैरिजन करना चालू करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट था उसको Q2 से कंपेयर करो, Q2 को Q3 से, और Q3 को Q4 से, और इस तरीके से कंपैरिजन अगर आप करोगे, why it will become wrong? Because almost हर बिजनेस सीजनल होता है, हर बिजनेस में सीजनैलिटी का एक एलिमेंट होता है। सीजनल मतलब क्या? बहुत सिंपल है, हर बिजनेस में साल भर में कुछ ऐसे महीने होते हैं जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, और साल में कुछ ऐसे महीने होते हैं जब आपका बिजनेस में उतना डिमांड नहीं होगा। वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कौन से ऐसे मंथ से जहां पे अचानक से डिमांड ज्यादा दिखेगा। एग्जांपल फॉर अ कंपनी लाइक मान्यवर। नाउ मान्यवर इज अ लिस्टेड कंपनी। मान्यवर का नाम है वेदांत फैशंस। वेदांत फैशंस मतलब मान्यवर का ही उसका अलग से लिस्टेड नेम है ना।
तो अभी आपको सबको मान्यवर का बिजनेस पता है। मान्यवर क्या करते हैं? शादियों के कपड़े बनाते हैं, है ना। तो मेन उसका जो सेल होगा वो वेडिंग सीजन में होगा। कॉमन सेंस लगाओ आप, है ना। अब आपको थोड़ा सा सोचना है और सोच के बताना है मान्यवर के लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन से क्वार्टर में आएगा, Q1, Q2, Q3 या Q4? आपको क्या लगता है? आप लोग बताओ चलो। हाँ, सोच के बोलो। शादियों का सीजन कब होता है? शादियों का सीजन कब होता है? देखो Q3 आपका दिसंबर में खत्म हो रहा है ना। शादियों का सीजन ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी इज वेडिंग सीजन। सबसे ज्यादा शादियां इंडिया में दिसंबर और जनवरी में होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो सर दिसंबर जनवरी फरवरी में शादियां हो रही है तो Q4 बेस्ट रहना चाहिए Q3? शादियां अगर जनवरी में या दिसंबर में या फरवरी में होती है, सपोज किसी की शादी फरवरी में या जनवरी में, तो शादी के 2 दिन पहले जाएंगे ना शॉपिंग करने के लिए, कि महीने भर पहले जाओगे? नॉर्मली महीने भर पहले शॉपिंग होती है। कोई दूल्हा या दुल्हन जिसको शॉपिंग करना है वो महीने भर पहले से पूरा प्लानिंग करता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग फॉर मान्यवर द बेस्ट मंथ इज दिसंबर वाला। और दिसंबर वाले मंथ में अगर उनको बहुत ज्यादा सेल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इसके पूरे साल में Q3 के नंबर्स एकदम बड़े दिखेंगे। आपको ये बात समझ में आई क्या? है ना। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि मान्यवर का Q3 का नंबर बहुत अच्छा आया और Q4 का नंबर कंपेयर टू Q3 बहुत नीचे दिख रहा है? ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। Q3 का नंबर हाईएस्ट होगा। Q1, Q2, Q3, Q4 ये 4 क्वार्टर्स में सबसे बेस्ट क्वार्टर्स का Q3 है, क्योंकि उसका सीजन ही है। अब अगर मान लो अभी मान्यवर का रिजल्ट आया, है ना, सच में आ भी गया, आई नीड टू कंफर्म बट नंबर्स क्या है, Q4 का उसका रिजल्ट अगर आप देखोगे और अगर आपको लगेगा कि सर Q3 के मुकाबले कंपनी ने Q4 में कम सेल किया, तो आप बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि इसका रिजल्ट ऐसे कंपेयर नहीं करना है। क्यों कंपेयर नहीं करना है? अरे भाई, वो कंपनी का सबसे ज्यादा अच्छा मंथ दिसंबर है, तो दिसंबर मतलब Q3 बेस्ट क्वार्टर होगा। Q4 में उसके नंबर्स अगर डल दिख रहे कंपेयर टू Q3, तो कंपनी की गलती नहीं है, उसका सीजनैलिटी का नेचर ही वैसा है। अभी आपको एक और बेसिक चीज बताता हूं। कोचिंग क्लासेस के लिए सबसे बेस्ट मंथ पैसे कमाने का कौन सा होता है आइडियली? जून। क्यों? अब 10th वाले बच्चे 11th में जाएंगे, 11th वाले बच्चे सबसे पहले आके फीस देंगे, तो फीस देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वो महीने में ज्यादा पैसा हम लोग को दिख के आता है ना। तो देख लो, हर एक बिजनेस का एक सीजनैलिटी एलिमेंट होता है नॉर्मली। अच्छा, आपको और एग्जांपल देता हूं, चलो ये बताओ, फॉर अ कंपनी लाइक मारुति जो कार बना के सेल करती है, सबसे ज्यादा गाड़ियों का सेल आपको क्या लगता है अंदाजा कब होता होगा? दशहरे के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे। तो दशहरा दिवाली जिस मंथ में आता है उस मंथ के हिसाब से वो क्वार्टर उनका बेस्ट हो जाएगा। आइडियली Q3 इज द बेस्ट क्वार्टर फॉर देम, है ना। तो अगर आप मारुति के नंबर्स देखोगे, Q3 का बहुत अच्छा दिखेगा और Q4 का Q3 के मुकाबले कम दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मारुति का परफॉर्मेंस लो हो गया, नो, आप कंपेरिजन गलत कर रहे हो। आपको मैं जो बोल रहा हूं वो बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, एक और एग्जांपल। एक कंपनी है इमेजी का, इमेजी का नाम से कंपनी है, लिस्टेड है। वंडरला नाम से एक और कंपनी है, वो भी लिस्टेड है। आपको क्या लगता है इमेजिक और वंडरला ये कंपनीज का सबसे बेस्ट क्वार्टर कौन सा होगा? उनका सबसे अच्छा अच्छा जो सेल होता है वो Q1 में होता है। क्यों? समर सीजन है यार। समर सीजन में लोगों को छुट्टियां होती है और लोग जाते हैं वहां पे, फुटफॉल बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, कॉमन सेंस है वो, है ना। तो अगर समर में वेकेशंस में अगर उनका सेल बढ़ रहा है तो उनका बेस्ट क्वार्टर Q1 होगा। नाउ इमेजिन करो, आपने वंडरला का रिजल्ट देखा, वंडरला का Q1 बहुत अच्छा दिख रहा है, Q2 डल दिख रहा है, तो अब ऐसे मत बोलो सर कंपनी ग्रो ही नहीं हो रही है। नहीं, कंपैरिजन आपने गलत किया। समझ में आई बात? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड आइडियल कंपैरिजन कैसे होना चाहिए वो बता रहा हूं, सुनना। इस साल का जो Q1 है इसको आप कंपेयर करो पिछले साल के Q1 से। ये कौन सा साल चल रहा है? दिस इज Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। तो कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है ये मेरे को कैसे समझेगा? अरे बहुत इजी है, मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ये जो Q1 है FY25 का, इसको कंपेयर करना चाहिए Q1 ऑफ FY24। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें सीजनलिटी को मैं इक्वेट कर रहा हूं। देख लो, Q1 में जो मंथ्स है ना, कौन से मंथ से? अप्रैल मई जून, सेम मंथ्स यहाँ पे भी Q1 में, है ना। तो मतलब पिछले साल, अभी देख लो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सुनो। हम लोग क्या करते बताएं, हम लोग हमारे एडमिशंस हर महीने हर रोज कितने हुए हम लोग एक नंबर लिख के रखते हैं,
ठीक है, अगर मान लो पिछले साल मई महीने तक हमारे क्लासेस के 60 एडमिशंस हुए थे और इस साल मई महीने तक हमारे क्लासेस के 80 एडमिशंस हो रहे हैं, तो हमें समझ में आएगा हम लोग ग्रो कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सेम मंथ है, मंथ में सीजनलिटी का इफेक्ट उड़ गया, तो हम लोग कंपैरिजन कैसे करना चाहिए? पिछले साल के मुकाबले इस साल का कंपैरिजन करो। दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड एज YOY कंपैरिजन। देख लो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं YOY। YOY का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर मतलब साल दर साल, पिछले साल सेम क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस था वैसे इस साल सेम क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस है, इससे सही मायने में कंपनी ग्रो हो रही है नहीं हो रही है समझ में आएगा। अब बताओ, मान्यवर का Q3 सबसे अच्छा है ना पूरे साल में, बट वो Q3 आपको कैसे समझेगा रिजल्ट अच्छा ही नहीं है? पिछले साल Q3 में क्या किया वैसे इस साल Q3 में क्या किया, समझ में आया क्या? तो मान्यवर के केस में आप क्या करोगे, इस साल का Q3 वैसे पिछले साल यानी कि FY24 का Q3, इसको इससे कंपेयर करो तो समझेगा पिछले साल सेम सीजन में इस साल सेम सीजन में इसका ग्रोथ दिख रहा है क्या? अगर हाँ तो अच्छा कर रही है, अगर ना तो अच्छा नहीं कर रही। बताओ आपको ये समझ में आ रही है क्या बात में जो बोलने की कोशिश करो? दिस इज कॉल्ड एज विच कंपैरिजन? दिस इज कॉल्ड एज YOY कंपैरिजन। YOY मतलब ईयर ऑन ईयर, साल दर साल कंपनी का ग्रोथ कैसे है। आइडियली मैक्सिमम कंपनीज में इस तरीके से ही कंपैरिजन करना चाहिए, तो आपको समझेगा कंपनी ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर? ओके। अच्छा एक चीज और, अगर आप ऐसे कंपैरिजन करते हो Q1 का Q2, Q2 का Q1 से, मतलब Q2 में जो नंबर्स आए इसको आप यहां से ये इसको इससे कंपेयर करते हो, दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड एज QOQ कंपैरिजन। QOQ मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर का इस क्वार्टर से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले साल सेम क्वार्टर का इस साल सेम क्वार्टर से, ईयर ऑन ईयर। ये वर्ड्स समझ में आए क्या? YOY मतलब हम लोग पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का कंपैरिजन कर रहे हैं, और QOQ मतलब पिछले क्वार्टर का इस क्वार्टर से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना? विच इज बेटर वे ऑफ लुकिंग एट कंपनीज? YOY कंपैरिजन बेटर है या QOQ? मैक्सिमम केसेस में YOY बेटर कंपैरिजन है, QOQ में बेटर पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? अगर आप QOQ कंपैरिजन करोगे यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ही नहीं है, आप अजीब तरीके से रिजल्ट्स को पढ़ोगे, वो सही आपको पिक्चर नहीं बताएगा, है ना? ये समझ में है? अच्छा नाउ एक दो चीजें और ऐड करूंगा। क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जिधर सीजनैलिटी का इफेक्ट जीरो होता है। जैसे मान्यवर में आपने बोला कि सर इसका दिसंबर मंथ बेस्ट है तो Q3 बेस्ट है, जैसे मारुति के केस में आपने बोला सर इसका Q3 बेस्ट है, जैसे वंडरला या इमेजिका जैसे बिजनेस के लिए Q1 बेस्ट है, वैसे कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जिनको हर दिन डिमांड आता है, जिनको रोज पैसे कमाने का मौका मिलता है, और जिनका ऐसा कुछ सीजनलिटी नहीं होता है। कैन यू गेस कौन से कंपनीज ऐसे होंगे जहां पे ऐसा कुछ सीजनलिटी नहीं होता है, जहां पे डिमांड पूरा अक्रॉस द ईयर होता है? हाँ, FMCG नॉट ट्रू रियली। FMCG में मॉनसून की वजह से ज्यादा इंपैक्ट होता है, ये देखा है बहुत जगह पे, है ना? और FMC, और एक चीज और बताओ, क्या FMCG वगैरह जो होता है ना, ये कंपनीज का भी है ना, आइडियली Q3 बेटर होता है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, लोग ज्यादा खर्चा करते हैं। बताओ, सोचो सोचो, कैन वी से हॉस्पिटल का बिजनेस, उसमें ऐसा कोई क्वार्टर नहीं होता है? बताओ ना, ऐसा हॉस्पिटल, अभी बहुत सारे लिस्टेड हॉस्पिटल्स है, अपोलो हॉस्पिटल्स है ना, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे, फोर्टिस नाम का एक हॉस्पिटल है लिस्टेड है, बहुत सारे हॉस्पिटल लिस्टेड है, नारायणा नाम का एक हॉस्पिटल लिस्टेड है, तो देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आप बताओ थोड़ा सोच के, हॉस्पिटल का सबसे बेस्ट मंथ कौन सा है? जून जुलाई। क्यों? वेदर चेंज होता है, ज्यादा लोग बीमार होते हैं। नॉट ट्रू यार, ऐसा बड़े हॉस्पिटल को इसका इफेक्ट नहीं होगा। हाँ हो सकता है कोई स्पेसिफिक डॉक्टर का सेल शायद उसमें बढ़ जाए कम हो जाए, बट हॉस्पिटल्स में ऐसा आइडियल नहीं देखते हैं। हॉस्पिटल्स में बेसिकली लोग जो बीमार होते हैं, और ये सारे हॉस्पिटल बड़े बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ पे लोग जनरली जाते हैं हार्ट अटैक वगैरह ये सब बीमारी के लिए। हार्ट अटैक सबसे ज्यादा कौन से मंथ में आता है? ऐसा नहीं होता है, कभी भी आ सकता है भाई, है ना? तो अगेन वही बता रहा हूँ, तो प्लीज समझो। अब बताओ, आप लोग सोच के बताना, हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं होता है तो हॉस्पिटल्स में आप QOQ कंपैरिजन भी करना चाहिए।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? हॉस्पिटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हम लोग हर क्वार्टर को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। एक और बिजनेस, बैंक्स का। बैंक्स के बिजनेस में ऐसा कोई मंथ नहीं होता कि ये मंथ में ज्यादा कमाई होगी बैंक्स की। बैंक्स लोन देते हैं, लोग लोन सबसे ज्यादा कब लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी लेंगे जब उनको बिजनेस की जरूरत होगी, है ना। तो यहाँ पे अगेन दिस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी सीजन। तो बैंक्स का बिजनेस भी ऐसे होता है जहां पे कोई भी मंथ में आपका ज्यादा ग्रो होगा या कम ग्रो होगा, हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो बैंक्स में भी कौन सा कंपैरिजन चलेगा? क्यू चलेगा, बैंक्स में चलेगा, हॉस्पिटल्स में भी चलेगा, ठीक है। होटल में भी चलेगा क्या? नहीं, होटल में सीजनैलिटी होता है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैक्सिमम होटल का सीजन होता है दिसंबर वाला, जब लोगों को ज्यादा छुट्टियां होती है या फिर लोग ज्यादा वेकेशंस पे जाना पसंद करते हैं, राइट, न्यू ईयर के टाइम पे, तब उनका सेल बढ़ जाता है। ओके, अच्छा, इसमें एक और बिजनेस है जहां पे सीजनैलिटी का एलिमेंट नहीं है। कंपनीज जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जैसे कि एयरटेल, जैसे कि जियो, आपको क्या लगता है एयरटेल का बेस्ट क्वार्टर कौन सा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। रिचार्ज हम लोग हर हर महीने के हिसाब से मारते हैं, है ना। और हम लोग इंटरनेट जैसी चीज हर बार यूज करते हैं, राइट। तो इसमें कुछ सीजनलिटी एलिमेंट गायब है पूरा। तो एयरटेल का कंपैरिजन आपको हर क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का इस क्वार्टर से ऐसे ही करना चाहिए। बताओ आपको ये चीज समझी क्या, है ना। आप लोग प्लीज एक काम करो, बस शॉर्ट में ही सही Q1 Q2 Q3 Q4 लिखो, और यहाँ पे YOY क्या होता है शॉर्ट में लिखो, और QOQ क्या होता है शॉर्ट में लिखो, राइट। ठीक है, किस अपने? ऑलराइट, चलो, अगर ये आपने लिखा है तो अभी मैं आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, और बिजनेस में बहुत जगह ना ऑपरेटिंग लेवरेज नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो सिखाऊंगा, ठीक है। ये अगर सबने लिखा है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये देखो, हमने ना एक्चुअली 2-3 दिन पहले जो सीखा था, उसमें हमने क्या किया था, हमने सेल में से हमने माइनस किया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। और क्या क्या माइनस किया था, खर्चे क्या क्या माइनस करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डायरेक्ट खर्चे आ गए, और माइनस क्या करते हो? दूसरे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, है ना। और माइनस क्या करते हो? डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, और माइनस क्या करते हो?
इंटरेस्ट माइनस करते हो और लास्ट में माइनस क्या करते हो, टैक्स माइनस करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी खर्चे आप माइनस कर रहे हो, किसी भी बिजनेस के खर्चों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। सी, क्या बता रहा हूं मैं, किसी भी कंपनी के जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं। एक होते हैं आपके फिक्स्ड एक्सपेंस यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरे होते हैं आपके वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, खर्चों को दो हिस्सों में बांटा है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अच्छा वैसे ये बहुत बेसिक चीज है, बट मैं बता रहा हूं इस बेसिक चीज को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है कंपनीज के शेयर को परचेस करने के पहले। अगर आप ये चीज समझ लो, मैंने खुद ने भी बहुत बार यूज की ये चीज, तो मैं आपको गाइड करूंगा एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करते, राइट। बट पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो, कंपनी के जो खर्चे होते हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, सुनो, ये देखो फिक्स कॉस्ट क्या होता है। फिक्स कॉस्ट वो सारे खर्चे हैं जो आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन। अभी अपना जो चाय वाला एग्जांपल था, ठीक है, आप थोड़ा सोचो और बताओ, चाय के कप अगर मैं ज्यादा बनाऊंगा और बेचूंगा तो क्या मेरा रेंट का खर्चा बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? आप खुद सोच के बताओ। देख लो, अगर मैं मेरे दुकान से हर महीने हर रोज मैं 500 कप बेच रहा हूं, ठीक है, अगर मान लो मैं आज 500 कप बेच रहा हूं और कल अगर सपोज मैंने 600 बेचा या फिर परसों ने 650 बेचा, इससे मेरे रेंट का खर्चा बढ़ेगा या सेम रहेगा? क्या लगेगा आपको? उतना ही रहेगा यार, है ना। मैं जो लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहा हूं, है ना, वो रेंट का अमाउंट हर महीने कांस्टेंट रहता है। लैंडलॉर्ड मेरे से ज्यादा किराया नहीं मांगेगा ये बोल के, अरे इस पर तूने ज्यादा कप चाय के बेचे, ज्यादा किराया भर, ऐसा नहीं होता है। तो जो रेंट है वो आपका चेंज नहीं होगा। तो रेंट को हम लोग प्रोडक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते, ज्यादा चाय का प्रोडक्शन करूं या कम चाय का प्रोडक्शन करूं। इनफैक्ट अगर मान लो एक महीना मैंने दुकान को बंद भी कर दिया तो भी मेरे को किराया तो देना ही पड़ेगा। मेरा मकान मालिक क्या बोलेगा, भाई तू दुकान बंद कर, तू चालू रख, मेरे को उससे क्या है, तूने अगर मेरी दुकान को लिया है किराए पे तो किराया तो देना ही पड़ेगा। तो रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। रेंट कौन सा कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। आपको एग्जांपल देके यहाँ पे लिख रहा हूं, देख लो, रेंट इज योर फिक्स कॉस्ट, रेंट। ठीक है, अच्छा अब ये भी बताओ आप मेरे को मैंने बैंक से लोन लिया था, अपने एग्जाम्पल में, चाय वाले एग्जाम्पल में बैंक से लोन लिया था क्या, चेक करो, और कितने का लोन लिया था वो भी बताओ, और कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी बताओ। बैंक से लोन लिया था 10 लाख का, उस पर 10% आपका इंटरेस्ट था, है ना, मतलब 1 लाख का इंटरेस्ट मेरे को पे करना है। अब ये बताओ, बैंक से जब आप लोन लेते हो तो बैंक को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है क्या? हाँ या ना? आपका बिजनेस कैसे चल रहा है उससे बैंक को कुछ लेना देना नहीं है। बैंक क्या बोलेगी, तू ज्यादा कप चाय के बेच, तू कम कप चाय के बेच, तू बेच ही मत, मेरा इंटरेस्ट तो तेरे को पे करना ही पड़ेगा, है ना। सो इंटरेस्ट इज अगेन विच कॉस्ट? इंटरेस्ट इज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब ये बताओ, डेप्रिसिएशन कौन सा खर्चा है, फिक्स्ड है या नहीं है? सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर चाय वाला ज्यादा कप चाय के बेचेगा तो उसके एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन है वो चेंज होगा या उतना ही रहेगा? आइडियली उतना ही रहता है। फर्नीचर वगैरह जो है ना, उसका जो वेरेंटर होता है वो उतना ही रहता है। तो डेप्रिसिएशन का प्रोडक्शन से कुछ संबंध नहीं है। उसको हम लोग अगेन कौन सा खर्चा बोलते हैं? डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट। ये खर्चे आपके ज्यादा प्रोडक्शन करने पे चेंज नहीं हो गए, ये कांस्टेंट है। अब थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, कौन से आपके वेरिएबल कॉस्ट होंगे? यानी कि ऐसा सोचो, अगर मैं ज्यादा कप चाय के बनाऊं तो कौन से वाले खर्चे प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे? जितना ज्यादा चाय का कप उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। ऐसे कौन से खर्चे? सारे के सारे मेरे डायरेक्ट कॉस्ट, है ना, डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि दूध का खर्चा बढ़ेगा क्या? जितने कप चाय के बना के बेचा उतना दूध ज्यादा लगेगा, पत्ती का खर्चा भी उतना ज्यादा लगेगा, है ना, मसालों का खर्चा भी उतना ज्यादा लगेगा। तो ये सब जो है मेरे कौन से कॉस्ट हो गए? वेरिएबल कॉस्ट। जो भी आपका कॉग्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब आपके कौन से खर्चे हैं? आपके वेरिएबल कॉस्ट।
बताओ आपको ये चीजें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट वो होते हैं जो वेरी करते हैं, जितना प्रोडक्शन करोगे ज्यादा उतना आपका वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ सोच के एक बिजनेस जो ग्रो कर रहा है तेजी से, कौन से टाइप के खर्चे उसको ज्यादा पसंद होंगे? एक बिजनेसमैन के एंगल से सोचो और बताओ, एक बिजनेसमैन को फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा पसंद आने चाहिए या वेरिएबल कॉस्ट? सोच के बताओ। अगर आप चाय बना के बेच रहे हो, आप कौन सा टाइप का खर्चा ज्यादा पसंद करोगे, फिक्स्ड और वेरिएबल? एक चीज बताओ, कोई भी बिजनेसमैन को फिक्स्ड कॉस्ट पसंद होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पसंद नहीं होते, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या बताया, वो जितना ग्रो करेगा उसके खर्चे भी उतने ग्रो हो रहे। सोचो, फिर से बता रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट मेरे को नहीं पसंद है भाई। क्यों? मैं ज्यादा कप चाय के बनाऊंगा, मैं सोचूंगा मैं पैसे ज्यादा कमाऊंगा, बट नहीं, मेरे खर्चे भी उतने ही बढ़ रहे। जितने ज्यादा कप चाय के बनाऊंगा उतना ज्यादा दूध लगेगा, पत्ती लगेगा, ये खर्चे बढ़ रहे हैं प्रोपोर्शनेटली। जितना मैं बनाऊंगा उतना ज्यादा बनेगा, है ना? बट फिक्स कॉस्ट के बारे में बेस्ट चीज क्या है, फिक्स कॉस्ट मेरे उतना ही है। अब देख लो क्या होता है। नाउ आई विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल कि कौन सी कंपनीज में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उनका ग्रोथ हो रहा है तो बहुत तेजी से प्रॉफिट बढ़ेगा। लिसन, बहुत अच्छा सुनना, ये देखो, ये देख लो, कंपनी लाइक भारती एयरटेल। ठीक है, भारती एयरटेल के जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। कैसे ज्यादा है फिक्स्ड कॉस्ट, समझा रहा हूं, अच्छे से सुनो। भारती एयरटेल का सबसे बड़ा खर्चा है इंटरेस्ट का, जो उन्होंने कर्जा लिया बैंक से। इनका एक और बड़ा खर्चा है डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना। डेप्रीसिएशन भारती एयरटेल को क्यों होता है? भारती एयरटेल को अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए टावर पे टावर लगाना पड़ेगा, है ना? अब देख लो, अभी आप इमेजिन करो, ये टेलीकॉम का एक टावर है, ठीक है? एक टावर जब ये लगाते हैं तो ये टावर कोई पर्टिकुलर रेडियस को कवर करता है। आपने देखा होगा ना कि बहुत बार नेटवर्क वीक आ रहा है, जैसे कि अभी नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, बहुत बार अपने फोन में टावर बहुत वीक आता है, सिग्नल कभी वीक आता है कभी स्ट्रांग आता है। ये डिपेंड करता है वहां पे हम लोग वो टावर के पर्टिकुलर सर्कमफ्रेंस के अंदर हम लोग है या नहीं है ना? क्योंकि एक टावर का एक रेंज होता है, उतने रेंज में वो टावर अपने को अच्छा नेटवर्क देता है, राइट? नाउ भारतीय एयरटेल को क्या करना पड़ेगा, उनको अपना बिजनेस सही करने के लिए टावर से टावर ऐसे खड़े करने पड़ेंगे और अलग अलग एरिया में उनको स्प्रेड करना पड़ेगा। नाउ टावर का खर्चा ये इनके लिए फिक्स्ड कॉस्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूं। टावर जितने इनके होंगे उस पर डेप्रीसिएशन होगा, डेप्रीसिएशन का खर्चा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब यहां क्या होता है, इसका एडवांटेज बता रहा हूं। एक बार शुरुआत में आपको बर्डन लगेगा फिक्स कॉस्ट, बट जैसे आप पैसे कमाना चालू करोगे ना, कमाल की चीज, एक अलग से एक मैजिक होगा। क्या मैजिक होगा, ध्यान से सुनना, नाउ अंडरस्टैंड, सुनो। ये देखो क्या होता है। सपोज ये टावर के रेंज में मान लो 100 लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है? 100 पीपल आर यूजिंग दिस, ठीक है? तो 100 लोग इसको रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं, ठीक है? 100 लोग अगर ये टावर के रेंज में है और भारती एयरटेल के कस्टमर्स 100 इसको यूज कर रहे हैं, तो 100 लोगों से उसको रेवेन्यू मिल रहा है ना? इसका जो खर्चा है, खर्चा तो फिक्स्ड है, क्योंकि टावर का डेप्रिसिएशन उतना ही होगा, टावर का रेंट अगर वो पे करता है तो उतना ही होगा, जो भी है। इसके खर्चे क्या है, ऑलमोस्ट फिक्स कॉस्ट इसके बहुत हायर साइड पे। नाउ अंडरस्टैंड अब क्या होता है। अब अगर सपोज वोडाफोन इसका एक बहुत बड़ा राइवल है, अब मैं आपको इसकी कहानी बता दूं। एक्चुअली भारती एयरटेल सच में इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया है, कोविड से लेके अभी तक उसका शेयर का प्राइस भी इतना सही बढ़ा है, उसका रीजन बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा रीजन है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था, देयर वाज अ टाइम जब मेरे पोर्टफोलियो का 20% इन्वेस्टमेंट मैंने इस एक कंपनी में किया था। मैंने क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था कि भारती एयरटेल, देखो टेलीकॉम के गिन के 4 कंपनीज है, टेलीकॉम में सिर्फ 4 कंपनीज है को। ये जियो के आने के पहले, रिलायंस जियो का जब एंट्री हुआ ना, रिलायंस जियो के पहले टोटल कितने कंपनीज थे पता है, 12। इस इंडस्ट्री में 12 कंपनीज जो थे उसमें से अब कितने बचे, 4। क्यों? क्योंकि जियो आने के बाद जियो ने हर एक चीज फ्री में कर दी थी, और जियो ने हर एक चीज फ्री में करने के चक्कर में जो बहुत सारे कंपनीज थे वो फ्री में नहीं बेच सकते थे अपने सर्विसेज, क्योंकि उनके खर्चे बहुत थे और वो कंपनीज हो गए बंद। तो अभी बहुत सारे कंपनीज बंद हो गए टेलीकॉम सेक्टर में। अभी किन के 4 कंपनीज कौन से, एक है जियो, एक है एयरटेल, एक है वोडाफोन आइडिया और लास्ट है बीएसएनएल। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट बीएसएनएल के जो सब्सक्राइबर्स है वो कम हो रहे हैं,
जितने लोग बीएसएनएल के सर्विसेज यूज करते हैं वो कम हो रहे हैं, है ना। और वोडाफोन आइडिया के भी कस्टमर्स कम हो रहे हैं। ये नंबर आपको मिलेगा TRAI से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो हर महीने नंबर्स देती है और वो क्लियर ट्रेंड है कि इनके सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। किन के सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं? वोडाफोन आइडिया। और किसके हो रहे हैं? बीएसएनएल के। अब इस लोग जो बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया का जो सिम कार्ड यूज कर रहे थे, वो ऐसा नहीं कि सिम कार्ड यूज करना बंद कर दिया, वो पोर्ट कर रहे हैं, और पोर्ट करके वो आ रहे हैं जियो और एयरटेल के पास। बेसिकली जियो और एयरटेल के सब्सक्राइबर्स बहुत बड़े, है ना। ये इतने सालों में जियो ने बहुत मार्केट खाया है और एयरटेल के भी सब्सक्राइबर्स बढ़े। नाउ अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूं, इससे एयरटेल को फायदा कितना ज्यादा हुआ वो बता रहा हूं। ये पर्टिकुलर टावर में 100 लोग एयरटेल के सर्विसेज यूज कर रहे थे, अब ओवर द इयर्स 100 से बढ़ के 150 हो गए सपोज। इसका क्या मतलब है बताओ? अगर जो 100 लोग इसके सर्विसेज यूज कर रहे थे, अब अगर 150 लोग इसके सर्विसेज यूज करते हैं, तो इसको अब 150 लोगों से रेवेन्यू मिल रहा है। बट ये 150 लोगों के यूज करने के चक्कर में इसका कॉस्ट बढ़ा नहीं, क्योंकि इसका कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का कॉस्ट, वो तो कांस्टेंट ही है, ये फिक्स कॉस्ट है। जो कंपनी का फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, उसको फायदा क्या होता है पता है? जब उसका धंधा अच्छा चलता है तब उसको ज्यादा पैसा मिलता है, बट वो पैसा ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इट मीन्स व्हाट? इसका सिंपल भाषा में मतलब ऐसा है, भारतीय एयरटेल का सेल धीरे धीरे भी बढ़ा ना, तो उसका प्रॉफिट तेजी से बढ़ेगा। सेल धीरे बढ़ रहा है तो प्रॉफिट तेजी से कैसे बढ़ेगा? सिंपल चीज, सेल बढ़ा, खर्चे नहीं बढ़े, तो जितना सेल बढ़ा उससे बहुत स्पीड से क्या बढ़ेगा? आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं कैसे, ये देखो, सी एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो, सपोज इमेजिन करो, एक छोटा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, ठीक है। कोई कंपनी है जिसका जिसका फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए पर यूनिट, ठीक है। और सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज पर यूनिट। एक केस आपके सामने रख रहा हूं, ओके, जस्ट टू प्रूव माय पॉइंट। मैं आपको ये साबित करके बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब देख लो, आपको इसका प्रॉफिट निकालना है। मान लो ये कंपनी ने से 20,000 यूनिट्स बेचे, 20,000 यूनिट्स बेचे। बताओ, अगर 20,000 यूनिट्स बेचे, क्या प्राइस पे बेच रही है? 20 पे। बोलो, इसका रेवेन्यू कितना होगा? करो कैलकुलेटर, बताओ कितना होगा? 20,000 इंटू 20 कितना है? 20,000 इंटू 20, 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू में से हम लोग पहले माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? पहले मीनिंग बताओ। जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट। अगर 20,000 बेचा तो 20,000 इंटू 10 कितना हो गया वेरिएबल कॉस्ट? 2 लाख। माइनस करो, ठीक है। अब माइनस करो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस करो, कितना आएगा? 1 लाख। माइनस करो, फाइनली कितना है? 1 लाख। ये 1 लाख क्या है? नेट प्रॉफिट। 1 लाख क्या है? नेट प्रॉफिट। अब ये बताओ, ये कंपनी अगर सपोज 20,000 के जगह कल को 30,000 यूनिट्स बेचना चालू करेंगे, तो अब क्या होगा? हिसाब बताओ सोच के। देखो, रेवेन्यू कितना होगा? 30,000 इंटू 20 कितना होगा? 6 लाख। माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 30,000 इंटू 10 कितना? 3 लाख। माइनस करो, और फिक्स कॉस्ट तो उतना ही है, वो 1 लाख का 1 लाख ही है। अब देखो, इसके बारे में क्या आपको अच्छा लग रहा है? फिक्स कॉस्ट के बारे में, यार फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका चेंज हुआ ही नहीं है। मतलब आपको ज्यादा पैसा मिला है यहां से, बट आपका फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट ही है। नेट प्रॉफिट बताओ कितना हो गया? कितना हो गया? 2 लाख। आपको ये समझ में आया क्या हुआ है? ध्यान से देखो, कैलकुलेशन करके अभी आप ये चीज बताओ। मेरा रेवेन्यू 4 लाख से 6 लाख ही हुआ है। 4 लाख से 6 लाख जब मेरा रेवेन्यू बढ़ा तो ये डबल नहीं हुआ, डबल 8 लाख होता है। बट मेरा प्रॉफिट 1 लाख से 6 लाख मार के 2 लाख हो गया, डबल हो गया। इट मींस द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट इज हायर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। व्हाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, मेरे खर्चे उतने प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रहे। ये एडवांटेज भारतीय एयरटेल को हो रहा है। भारतीय एयरटेल का रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट उसका प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना, क्या छलांग मार रहा है। भारतीय एयरटेल 1,000-2,000 करोड़ इतना कमाती थी प्रॉफिट कोविड के टाइम पे, इनफैक्ट लॉस में थी। अभी उसका प्रॉफिट कितना पता है? 16,000 करोड़। कहां 1,000 करोड़ से 16,000 करोड़ हो गया?
16 टाइम्स हो गया उसका प्रॉफिट। 16 टाइम्स बेसिकली 10 to 16 टाइम्स अगर ये रेंज में कोई कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, उसका सेल उतना नहीं बढ़ा। व्हाई इज इट हैपनिंग? सिंपल कहानी है यार, उसके फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, उसके खर्चे नहीं बढ़ रहे। उसका मेजर खर्चा क्या है? डेप्रिसिएशन, और क्या है? इंटरेस्ट, वो तो उतना ही है। टावर लग चुके हैं, अब जितने कस्टमर और एक्स्ट्रा आएंगे उसको और पैसे ही देते जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, ये बहुत लोगों को समझ में आता है और मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा ये अभी अपने कोचिंग क्लासेस के एग्जांपल से। एक बार हॉल को एक बार नजर घुमा के देखो, हॉल को एक बार। हॉल में बहुत सारी खाली स्पेस है, ऊपर नीचे देखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ हॉल में खाली बेंचेस बहुत है, ठीक है? अच्छा, अब दिमाग लगाओ और आंसर करो, ठीक है? अब मैं जो ये कोर्स आपको जो ले रहा हूं, फीस चार्ज किया हम लोगों ने आपसे 2500 पर स्टूडेंट, ओके? अच्छा, अभी अगर सपोज क्लास में 10 बच्चे और एक्स्ट्रा बैठ जाए और एक्स्ट्रा एडमिशन हो, तुम्हारा रेवेन्यू कितने से बढ़ेगा? 10 बच्चे और एक्स्ट्रा आ गए, है ना? तो 10 बच्चों से हमें और कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 2500, ठीक है? अब ये बताओ, वो 10 एक्स्ट्रा बच्चों से कमाई 2500 इंटू 10, सॉरी कितना हो गया? 25,000। वो 25,000 जो हम लोग कमा रहे हैं, उसको कमाने के लिए मेरे और एक्स्ट्रा खर्चे बताओ क्या है? लाइट बिल बढ़ेगा क्या? उतना ही आएगा। प्रोजेक्टर का खर्चा वो भी उतना ही आएगा। बेसिकली इंटरनेट का खर्चा वो भी उतना ही आएगा, है ना? देखो, उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा क्या करना पड़ रहा है? नोट्स का, बस वो नोट्स का खर्चा मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी सब क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे मेरे को कितना बड़ा एडवांटेज है? इट मींस वेरी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये जो एक्स्ट्रा बच्चे जो आएंगे वो मेरे को एक्स्ट्रा रेवेन्यू देंगे, और वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू पूरा का पूरा प्रॉफिट में ऐड होगा, और प्रॉफिट बहुत तेजी से छलांग मारेगा, क्योंकि खर्चे सारे फिक्स कॉस्ट। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या बोलते हैं? वर्ड दिमाग में रखो, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज वो बिजनेस में बहुत स्ट्रांग होता है जहां पे खर्चे ज्यादातर फिक्स्ड होते हैं, समझा? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज सबसे ज्यादा किसने एंजॉय किया है? भारतीय एयरटेल ने। और ये आपको मैं कल बताऊंगा, अभी स्क्रीनर नहीं चल रहा है फॉर सम रीजन, बट एक बेसिक चीज क्या है, ऐसे कंपनीज जहां पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा हाई होता है, वहां पे सेल थोड़ा सा बढ़ता है, तो उसके मुकाबले आपका जो रेवेन्यू है उसके मुकाबले आपका प्रॉफिट बहुत स्पीड से बढ़ता है। प्लीज बोलो, आपको ये समझ में आया क्या? ठीक है, अनदर कंपनी, आप सोचना और सोच के आंसर करना, ठीक है? कंपैरिजन बताता हूं, Amazon, डीमार्ट। आपको क्या लगता है? आप खुद से सोचना और आंसर करना, Amazon और डीमार्ट में किधर ऐसा होगा कि सेल बढ़ने से प्रॉफिट स्पीड से बढ़ रहा है? किसके फिक्स कॉस्ट ज्यादा है? देखो, आपको ऐसे सोचना है जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल देके सोचने पे मजबूर किया। अगर 10 बच्चे क्लास में एक्स्ट्रा बैठ जाए तो वो 10 बच्चों से मेरी कमाई तो होगी, बट उनके पीछे मेरे को खर्चा ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज माई कॉस्ट आर फिक्स्ड। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एक और एग्जांपल सुनो, प्लीज लिसन, बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। पीवीआर, पीवीआर, ठीक है? पीवीआर में एक हॉल में 200 लोग बैठ सकते हैं सपोज, ठीक है? कोई मूवी में सिर्फ 30 ही ऑडियंस आता है, ठीक है? और सेम मूवी में अगर 60 का ऑडियंस आ जाए, ये एक्स्ट्रा 30 से 60 जो हो गया, उसके चक्कर में पीवीआर का रेवेन्यू आएगा। पहले 30 लोग बैठ के पिक्चर देख रहे थे, अभी 60 लोग टिकट खरीद रहे हैं, तो पीवीआर का रेवेन्यू डबल हो गया। बट पीवीआर का रेवेन्यू डबल हुआ, ये सोचो वो एक्स्ट्रा 30 के लिए पीवीआर को एक्स्ट्रा खर्चा क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, क्योंकि सारे खर्चे तो फिक्स्ड ही है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूं? जिस बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट हाई होते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत भी अगर रेवेन्यू बढ़ता है, उसके मुकाबले प्रॉफिट बहुत स्पीड से बढ़ेगा, है ना? नाउ Amazon वर्सेस डीमार्ट। अब देखो, आपको बता रहा हूं सिंपल चीज, ये बताओ, अगर Amazon पे से कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, Amazon को एक एक्स्ट्रा कस्टमर को सर्विस देने के लिए ज्यादा कुछ एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। डीमार्ट को एक्स्ट्रा कस्टमर को सर्विस देने के लिए अलग से एक और डीमार्ट का स्टोर कहीं ओपन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल सुनना, डीमार्ट नांदेड़ में है ना, नांदेड़ में 2 डीमार्ट है, ठीक है? अब थोड़ा सोचो, इमेजिन करो कि से कोई नजदीक के गांव में डीमार्ट को सेल करना है, तो वहां जाना पड़ेगा, और वहां जाने के लिए उसको और खर्चे करना पड़ेगा। Amazon के साथ ऐसा नहीं है। Amazon पे अगर एक्स्ट्रा कोई कस्टमर आता है, उसके लिए Amazon को इतना प्रोपोर्शनेटली खर्चा बढ़ाना नहीं पड़ता है। इट मींस Amazon को बैठे बैठे ज्यादा कस्टमर से ज्यादा फायदा मिलेगा कंपेयर टू डीमार्ट।
मैं जो चीज बता रहा हूं आपके दिमाग में बैठ रही है क्या, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। तो जो कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होता है वहां पे उसका सेल हल्का सा बढ़ा बट उसका प्रॉफिट बहुत स्पीड से बढ़ता है, बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, ठीक है। अनदर वेरी गुड एग्जांपल जहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत हाई है इज स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक बीएसई एंड एनएसई। बीएसई और एनएसई ने इतने सालों में एकदम अच्छा नेटवर्क सेट किया खुद का, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा है। अब बीएसई और एनएसई बहुत सारे कंपनीज को और सपोर्ट कर सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हैं यार। अब अगर सपोज और हजारों कंपनीज लिस्ट होते हैं तो हजारों कंपनीज से बीएसई और एनएसई को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, बट उनके लिए उनको बहुत प्रोपोर्शनेटली हाई खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई इनका मार्जिन इतना तगड़ा है क्योंकि खर्चे नहीं बढ़ रहे। बताओ आपको ये बात समझ में आई क्या। बट जो कंपनीज में ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होता है जब बिजनेस नहीं चलता है यही पूरा ऑपरेटिंग डीलेवरेज हो जाएगा और प्रॉफिट से सीधा लॉस भी आ सकता है। एग्जांपल, अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, कोविड के टाइम पे पीवीआर की क्या हालत हुई रहेगी, पीवीआर की क्या हालत हुई रहेगी। या फिर से फॉर एग्जांपल कोचिंग क्लास चल नहीं रहा है, बिल्कुल एक भी बच्चे नहीं है, क्या हालत होगी, रेंट भरना ही पड़ेगा, यस। लाइट बिल थोड़ा बहुत जो आएगा वो भरना पड़ेगा, यस, है ना। हमने बैंक से लोन लिया उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यस। खर्चे फिक्स्ड देना ही पड़ेगा, कमाई नहीं हो रही तो भी खर्चे देना पड़ेगा, तो ये निगेटिव साइड है। जब पॉजिटिव साइड है तो निगेटिव साइड भी होगा, और इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग डीलेवरेज। डीलेवरेज मतलब जब आपका धंधा नहीं चलेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके जो फिक्स कॉस्ट हैं वो ही आपको सताएंगे। क्यों, क्योंकि लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा, भाई तू अगर स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा है वो तेरी गलती है, मेरे को तो मेरा रेंट चाहिए। बैंक क्या बोलेगी, हमें क्या लेना देना आपके बिजनेस से, मेरे को मेरा इंटरेस्ट चाहिए, है ना। तो यही खर्चे आप पे बर्डन हो जाएगा अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। वही अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि आपके खर्चे तो कांस्टेंट है, आपकी कमाई होगी, रेवेन्यू ज्यादा होगा, उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। गेटिंग दिस और नॉट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ऑपरेटिंग लेवरेज, यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज उतना नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज वो कंपनीज में होता है जहां पे सेल जिस स्पीड से बढ़ रहा है उससे ज्यादा स्पीड से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने का स्पीड ज्यादा है कंपेयर टू सेल बढ़ने का स्पीड। इसका बेस्ट एग्जांपल है भारती एयरटेल। इसलिए मेरे लिए भारती एयरटेल वाज अ नो ब्रेनर क्योंकि हर महीने के नंबर से क्लियर दिख रहा था कि वोडाफोन आइडिया के नंबर्स कम हो रहे हैं, हर महीने इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, जियो के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो सीधा सीधा था इसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो उससे ज्यादा स्पीड से इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और वो हुआ भी और नंबर्स में दिख भी रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको काफी कुछ बताया अबाउट ऑपरेटिंग लेवरेज, अबाउट फिक्स कॉस्ट, अबाउट वेरिएबल कॉस्ट एंड अबाउट रिजल्ट्स पढ़ते कैसे। रिजल्ट्स पढ़ने के दो तरीके हैं, एक है YOY, दूसरा है QOQ। व्हाट इज YOY, ईयर ऑन ईयर। मतलब हम लोग क्या करते हैं, पिछले साल जो क्वार्टर में उसका परफॉर्मेंस था उसको हम लोग कंपेयर करते हैं इस साल के सेम क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस है, और QOQ में पिछले क्वार्टर का इस क्वार्टर से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ज्यादा बेटर आइडियली YOY कंपैरिजन होता है। बहुत सेलेक्टेड कंपनीज में आप QOQ कंपैरिजन भी कर सकते हो, जैसे कि हॉस्पिटल्स, जैसे कि बैंक्स। क्लियर, पक्का, राइट। कल थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं, और कल मैं दो रेशियो सिखाऊंगा आपको। कल हम लोग ये सीखने वाले हैं ROCE, ROE, वेरी इंपॉर्टेंट रेशियोज। चलो विल स्टॉप।